हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रयोग पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रकाश यादव है और आप हैं योगेश पटेल जी। नमस्कार दोस्तों। योगेश सर, आज का टॉपिक आप बताइए, क्या है आज का टॉपिक? सर आज हम ना एक्चुअली क्या हो रहा है कि सब लोग कर्ज पे एकदम सब डूबे हुए हैं। मतलब कोई छोटा व्यक्ति हो, बड़ा हो, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो या वीक हो, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो ने लोन लेके ही रखा हुआ है। हाँ, वो किसी भी तरह का लोन हो सकता है। होम लोन हो, ऑटो लोन हो, कार लोन हो, पर्सनल लोन हो, शादी के लिए लोन हो, इलाज के लिए लोन हो, पर लोन पे ही जीवन चल रहा है। तो टॉपिक क्या है फिर? टॉपिक ये है कि कई बार हमको ऐसा रहता है कि आज हमने लोन ले लिया, जब पैसा आया हमने उसको खर्च कर दिया, पर उसको जब पे ऑफ करने जा रहे हैं ना तो हम उलझ जा रहे हैं। तो मैनेजमेंट तो हम डेप्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। ओके, कि डेप्ट को हम कैसे मैनेज करें, कैसे उससे बाहर निकलें और कैसे खत्म करें। तो मैनेज करने से पहले क्योंकि डेप्ट में सर प्रॉब्लम ये है कि लोगों की लाइफ लाइबिलिटी, मतलब दो पार्ट हैं। डेप्ट हो गया हमारी लाइबिलिटी और बाकी इनकम हो गई हमारी एसेट्स। पर आज हम देख रहे हैं कि जब व्यक्ति कमाना चालू कर रहा है वो तब तक वो रिटायरमेंट नहीं हो रहा, तो 50% से ज्यादा पार्ट तो वो लाइबिलिटी में जी रहा है। एग्जैक्टली। मतलब 30 साल का होम लोन की ईएमआई चल रही है और 40 साल वो अर्निंग कर रहा है। मतलब 60 साल में रिटायरमेंट, मान लो 20 साल में उसकी एकदम बहुत टैलेंटेड व्यक्ति था, सीधा कॉलेज कैंपस से लग गया, 21 में उसकी जॉब लग गई। ठीक है। 40 साल हुए 60, 30 साल का उसने घर खरीद लिया 30 साल की ईएमआई पे। अब फिर वो ईएमआई चल रही है सर 30 साल। अब आप समझिए कि 30 साल उस व्यक्ति ने अपनी लाइफ की, मतलब 75% टाइम वो लाइबिलिटी लेके जीता रहा। एसेट्स तो कहीं बनाने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि लाइबिलिटी से ही फ्री नहीं हुए। अच्छा, उस बीच में कुछ और भी आ गया, बहुत भी चीजें आ गई, मोबाइल आ गया, ये हो गया। और दूसरी बात ये है कि हम बाउंडेड है। मतलब अगर उसको 40-45 में लग रहा है कि नहीं मैं अपना, हो सकता है मैं जॉब के बाद भाई खुद का धंधा चालू कर लूं, पर नहीं कर सकता क्योंकि धंधा स्टेबल होने के लिए 5 साल लग रहे हैं। पर ईएमआई तो बंद नहीं हो रही है, वो तो बंद नहीं हो रही है। तो इसको कैसे मैनेज करें कि हम लोन को अपने जो हैं उनको जल्दी से जल्दी और बहुत ही स्मार्ट वे में हम उसको खत्म करें, या फिर हम पैरेलल हम 30 साल सपोज चला भी रहे हैं तो वो जो लोन हमने इंटरेस्ट दिया हुआ वो इंटरेस्ट खत्म हो जाए। लोग कहते हैं ना कि हमने होम लोन फ्री कर लिया। तो फ्री दो तरीके से होता है। फ्री एक तरीके से ये कि मैंने चुका दिया। दूसरा, मैंने उतनी ही इनकम पैरेलल कहीं खड़ी कर ली। हाँ, ये भी तो एक तरीका हो सकता है चीजें की। मतलब मैंने जितना मेरा यहाँ लग रहा है उतना मैंने यहाँ खड़ा कर लिया। हाँ, ताकि वो मेरे अब उसको अब आप मानिएगा तो फ्री ही है ना। मतलब ऐसा है कि अगर मैं 30 साल में से वही 15 लाख रुपए इंटरेस्ट दे रहा हूँ, और मैंने एक SIP ले ली चलो 2000 रुपए की उसी 30 साल में, और SIP की वैल्यू भी जाने के बाद 30 साल में 25 लाख रुपए हो गई। ठीक है, तो फिर वो हो गया, तो वो तो बराबर हो गया ना। बराबर। तो यही मैनेजमेंट का दिखना है अपन को कि ये डेप्ट कैसे फ्री करें। आज अपन इसके बारे में बात करेंगे सर। चलिए, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं सर कि ये लोन से एक स्टार्ट करते हैं। जब हम लोग लोन कोई से किसी भी तरह का, छोटा हो या होम लोन हो या मोबाइल लोन ले लेते हैं, फिर वो धीरे धीरे हम उलझते कैसे हैं? क्या प्रोसेस होता है, कैसे उलझने स्टार्ट कर देते हैं? देखिए सर, होता क्या है कि दो तरीके हैं। पहला तो हम ये कहते हैं कि लोग ना स्मार्ट बहुत हैं। अच्छा, मैं आपको तो मैं 1 करोड़ रुपए दे दूं और बोलूं आपसे आप क्या करने वाले हो, तो आपके पास आंसर है। पर 90% लोगों के पास ये भी नहीं मालूम कि मैं 1 करोड़ रुपए का क्या करूंगा। वो क्या कहेगा, मैं गाड़ी खरीद लूंगा, मैं घर खरीद लूंगा, ठीक है, मैं प्लॉट खरीद लूंगा, घूमने चला जाऊंगा। ये आंसर है। मतलब एक्चुअली पैसा नहीं है तो हम जो रूटीन जो हम नहीं करने वाले थे, हम वो भी करने को तैयार है। उसी प्रकार से लोन होता है। अब क्या होता है कि पैसा तुरंत कितना लग रहा है, ठीक है, लोग कहते हैं अभी तो चलने दो अभी, हाँ, है ना। मतलब मेरे पास खाने के लिए कल के लिए है, परसों का मैंने सोचा नहीं है। ये स्थिति है। अब जो चीज 10,000 में हो सकती है, उन्होंने कहा नहीं आईफोन खरीदना है, पर आईफोन कितने का? आईफोन मेरे को एकदम 15 प्रो चाहिए, 1.5 लाख रुपए का आईफोन है। उन्होंने कहा तो आईफोन, अच्छा ऐड भी सर वैसे आ रहे हैं आईफोन 5,000 रुपए मंथली में आप आईफोन खरीदिए। उनको पता है ना, अगर उन्होंने 1.5 लाख बोल दिया ना तो कस्टमर दुकान भी नहीं जाएगा। उनको पता है कि ये ट्रेंड है, लोग इसको ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, 5,000 समझ के वो कोई भी घुस जाते हैं। हाँ, अब मैं आपसे कहूँ कि सर आप मेरे कहा कि एक व्यक्ति आया, उसने कहा मुझे 30,000 रुपए दे दीजिए, ठीक है, तो हमने कहा नहीं बड़ा अमाउंट है। अब 5 व्यक्ति आए अलग अलग टाइम पे, उन्होंने कहा 5,000 रुपए दे दीजिएगा हर महीने, आप इकट्ठा पैसे ले लो। हाँ ठीक है, 5,000 तो देना है। दूसरा आया, आप मुझे 4,000 दे दीजिएगा, आप मेरे से 30,000 ले लो। तीसरा आया, अब मेरे को 3,000 दे दीजिएगा। चौथा आया, मेरे को 8,000। अब सबको थोड़ा थोड़ा देना है। पर एक्चुअली मेरे पास तो 30,000 रुपए का बर्डन खड़ा हो गया ना। पर मैं जब पहला व्यक्ति आया था, जब कह रहा था 30,000 रुपए महीना दे दीजिए, तो मुझे वो ज्यादा लग रहा था। है। तो सर लोन का फंडा यही है
एग्जैक्टली। तो एक लोन के लिए दूसरा लोन के लिए, मतलब हर चीज हम चाह रहे हैं कि नहीं ईएमआई पे खरीद लें। किसी से मैंने सिर्फ आईफोन वाली बात कर रहा हूँ, किसी से बात हो रही थी तो वो बोलते, दो लोग बात कर रहे थे कि यार मेरा आईफोन है, तो बोल रहा कि यार मेरा 3 साल हो गया, 2 साल हो गया। तो बोला कि यार आईफोन का मतलब ये है कि जब तक आप हर साल चेंज ना करो, मतलब आईफोन आप क्या चला रहे हो, हर साल यूज नहीं कर पा रहे, चेंज नहीं कर पा रहे। लोगों की मेंटलिटी ऐसी है सर कि आपके पास 15 है, मेरे पास 14 है, तो मैं अपने आप को गरीब समझता हूँ कि यार तुम्हारे पास 15 है, किसी का 15 प्रो है, तो अरे यार ये तो ज्यादा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है ये चीजें। तो इतनी जो मेंटेन, ये ट्रेंडिंग जो वर्ड है और जो चीजें है ना, इसको मेंटेन के करने के चक्कर में ना हम बर्बाद होते जा रहे हैं। सर एक पहचान वाले हैं मेरी, मतलब मैं उनका नाम तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वही वीडियो देखेंगे अपना। तो उनने 14 प्लस फोन खरीदा 24 महीने की ईएमआई पे। अच्छा। और सर 1 साल तो हो गया, 1.5 साल अप्रोक्स, 13-14 महीने जो भी था बोले वो याद नहीं, उनका फोन गिर गया। अच्छा। स्क्रीन टूट गई। हाँ। अब तो आईफोन वो तो वारंटी से ही बाहर हो चुका है। हाँ। 1 साल की जो भी रहा। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि बाकी ईएमआई में भरूं या नहीं भरूं। क्यों? क्योंकि अब जिस दिन उनका फोन टूटा था सर, दूसरे दिन उनकी ईएमआई थी। अब वो मेरे से कहते हैं, योगेश जी, मैंने कहा कि 23,000 रुपए की स्क्रीन है। 23,000 रुपए की स्क्रीन है। मैंने कहा ओरिजिनल? नहीं, उन्होंने कहा 23,000 में सही हो जाएगा फोन। और अभी उनकी 7,000 की ईएमआई भी है। तो अब वो कंफ्यूज, आप समझिए क्या स्थिति हो गई है लोगों। कुछ लोग पता क्या बोलते हैं कि मैंने ये लिया, अब इसका ईएमआई अगर नहीं, डाउन पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, ईएमआई अगर नहीं दे पाऊंगा तो क्या करेगा वो? ज्यादा इसी चीज को ले जाएगा, तो मोबाइल को ले जाओ। पर उससे आपका स्कोर खराब होता है, उससे बहुत सारी चीजें खराब होती है। उनको ये नहीं पता होता, उनको लगता है कि बस ये चीजें हैं। घर का अगर ईएमआई नहीं दे पाया तो घर चलो ले लिया, पर उसके पीछे के बहुत सारी चीजें नुकसान आपके होते हैं। मतलब लोन सर बुरे नहीं होते हैं। अब आपने पर्सनल लोन लिया है, अपनी एजुकेशन लोन अच्छा लोन है, मतलब आपके करियर के लिए। पर आप एक्सपेंसेस के लिए, मतलब आप एक 8 लाख की गाड़ी में चल सकते हो, पर आपको 30 लाख की गाड़ी इसलिए चाहिए क्योंकि ईएमआई पे मिल रही है। फोन 20,000 के फोन का यार ठीक है 30,000 का खरीद सकते हैं, पर 1.5 लाख का क्यों चाहिए? इनकम है आपकी तो नो प्रॉब्लम सर। पहले चीज तो इनकम है तो नो प्रॉब्लम। दूसरी है नेसेसरी, वो आपके लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है वो उसको आप समझना इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें ऐसे होती है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो कर्जे से हो चाहे सस्ते हो, तो वो आपको समझना पड़ेगा कि आपके लाइफ में कितना मैटर करता है। मोबाइल है ना, कोई से भी मोबाइल है, तो वो मोबाइल का काम ही यही होता है, कॉलिंग करना, इंटरनेट यूज करना, फाइल सेव करना, फोटो खींचना, ये करना। अगर आपको लगता है कि मेरा 20,000 में वो चीज हो जा रहा है जो कि 1.5 लाख में शौक पूरे होते हैं, अभी कर लो, बाद में कर लेना वो। अच्छा, जो इसने अभी लिया, आपके दोस्त ने अगर अभी 14 लिया है, तो क्या वो 3 साल तक यूज कर पाएगा? और 3 साल में वो खुद इंसल्ट फील करेगा कि यार मेरे पास अभी तो 15-16 चल रहा है। सर वो ढूंढते हैं कि हमसे बड़ा फोन तो नहीं है किसी के पास, किसी के पास तो नहीं। हाँ, ये प्रॉब्लम होती है। अच्छा, इनको आईफोन वालों का एक और चीज देखना, जिसका हाँ बड़ा फोन देगा तो फिर अपना नहीं निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। और अगर ऐसा दिख गया ना कि नहीं है, तो जानबूझ के वो टेबल के ऊपर रखेंगे और रखेंगे, ये होता है, सामने रखेंगे। तो ठीक है, ये तो हटा दो, मेंटलिटी। अब अपन सर चलते हैं कि डेप्ट मैनेजमेंट पर। अब ठीक है, कोई पर्सन ऐसे आए कि वो इस कर्ज में उलझ गया, मतलब उसने मल्टीपल ईएमआई चालू कर ली, लोन ले लिया। कोई ऐसी हो सकता है कोई आईफोन या फिर फोन या कार नहीं खरीदा, मेडिकल इमरजेंसी फंस गई, कुछ भी होम में टॉप अप लोन ले लिया, बाइक खरीद ली, बहुत जरूरत थी, 4-5 लोन हो गए, इनकी ईएमआई बहुत ज्यादा हो गई। कई बार किसी पर्टिकुलर मंथ में बीमार हो गया या फिर नहीं ईएमआई भर पाई, तो मैंने उसको चुकाने के लिए दूसरा लोन ले लिया। अच्छा, इन सारे लोनों में सर एक चीज रहता है कि सबकी रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होती है। हाँ, किसी की कम है। एजुकेशन लोन इंडिया में जो कि सबसे कम होना चाहिए वो सबसे ज्यादा है, वो 14-15-16% रहता है। एजुकेशन लोन सर सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। मतलब यहाँ पर गाड़ी में घूमना आसान है, पर पढ़ाई करना सबसे सस्ता है। यहाँ पर गाड़ी में घूमना, उससे महंगा है घर, नेसेसरी, उससे महंगा है पढ़ाई। पढ़ाई सबसे महंगी, पढ़ाई सबसे महंगी है, जबकि उसको सबसे नीचे रहना चाहिए। पढ़ाई सबसे महंगी है क्योंकि ये पढ़ाई सबको करनी है। ऐसा, इसलिए जो सबसे ज्यादा सबको करनी है, सबकी मजबूरी है लोन लेना। एक्चुअली वो बिजनेस ही कर रहे हैं। हाँ, वो बिजनेस कर रहे हैं। हाँ, वो बिजनेस कर रहे हैं, तो इसलिए पढ़ाई सबसे महंगी है। तो इन लोनों में सर कई बार ऐसा हो जाता है कि अब हम उलझ गए हैं, अब समझ नहीं आ रहा, बहुत सारी मिसहैपनिंग हो जा रही है, लोग इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं कि सुसाइड तक के अटेम्प्ट हो चुके हैं, हो जा रहे हैं। तो इसको सर मैनेज किया जा सकता है। होता क्या है कि हम ये सोचते नहीं है लोन लेते समय कि हम इसको पे ऑफ कैसे करना है। लोन लेते समय हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है, हम करंट में देखते हैं। अब देखिए, बैंक आपको, अगर आपने 5 साल की ईएमआई बनाई तो एक शेड्यूल्ड ईएमआई करके एक नोटिस या फिर बोलिए कि पीडीएफ फॉर्मेट में शेड्यूल्ड ईएमआई बताता है कि आपको ये इतनी ईएमआई आएंगी। बिल्कुल। तो क्या आपकी इनकम 5 साल तक इतनी मेंटेन रहेगी?
ये हमको सोचना चाहिए, हमको हाँ। करंट में नहीं देखना चाहिए। हाँ, या कई बार ऐसा भी होता है, आप ये प्लान करते हो कि मेरा 5 साल बाद इससे ज्यादा बढ़ जाएगा, इससे ज्यादा बढ़े उसकी कोई समस्या नहीं कोई है। समस्या नहीं है। फिर भी यदि आप उलझ गए हो तो आप लोन को, ठीक है कर्जे हमेशा अच्छे नहीं होते, अब लायबिलिटी अपन खत्म करने पे जाए तो इसमें कुछ टॉपिक है कि अपन कैसे इसको खत्म करें। बिल्कुल। तो पहला तो ऐसा है कि अगर आपके पास बहुत सारी EMI लोन चल रहे हैं तो आप सबसे पहला देखिए कि जो अमाउंट में छोटा हो हाँ। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर हो, हाँ। जिसका कंप्लीटली खत्म कीजिए, उसको खत्म कीजिए सबसे पहले, पूरा खत्म करो वो EMI मत हाँ दो। वो उसको खत्म करें। हाँ। जब ये दोनों चीजें जिस पर मैच कर जाए, मतलब जो अमाउंट में सबसे कम है, पहले तो हाँ, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, क्वांटिटी को कम कीजिए। हाँ, आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ क्वांटिटी बहुत बढ़ा ना? दी है ना, उसको 1-2 में कन्वर्ट कीजिए पहले। वो कहते हैं ना कि 20 लोगों से 5-5 हजार रुपए लेने से अच्छा किसी एक व्यक्ति से 1 लाख ले लेना। हाँ। तो एक ही की सुननी पड़ेगी मुझे, 20 लोग गालियां नहीं देंगे, एक ही देगा। हाँ, इसको 2 तरीके सर, इसके 2 तरीके हैं। अगर मुझे इस पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है कि मुझे, जैसे किसी ने बोला ना एग्जाम्पल, इसलिए मैं टोक रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को वो चीज पता है। तो देखो हर एग्जाम्पल का ना कहीं मैटर होता है, किसी पॉइंट पे ही वो वैलिड होता है, दूसरे पॉइंट पे ले जाओगे तो वो चेंज भी हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। जैसे किसी ने बोला ना कि अगर आपको 1 लाख रुपए चाहिए तो 2 ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन ये है कि आप किसी एक पर्सन को बोलिए, वो 1 लाख रुपए आपको पे कर देगा, दे देगा, आप उसको बाद में रिटर्न कर देना। दूसरा तरीका, आप 1 लाख लोगों के पास जाइए और 1 लाख रुपए मांगिए, वो दूसरा तरीका भी आपको मिल जाएगा। आप कौन सा चूज करोगे? तो कुछ लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं 1% से ले लूंगा, जैसे अभी हमने बोला, ये मैटर एक जगह पे वैलिड है, पर दूसरी जगह पे अगर आप बोलोगे ना एक जगह पे ले लूंगा, तो मेरे पास पहले 2-3 चीज ड्रॉबैक क्या आएगी। सबसे पहला ड्रॉबैक क्या आएगा कि पूरा का पूरा एक साथ उसको देना है। अब वो कॉल करेगा तो बड़े अमाउंट के लिए कॉल करेगा कि बड़ा अमाउंट आपको पे करना है, तो उससे अच्छा क्या है कि आप 1 लाख लोगों से 1 रुपए ले लो। तो पहली चीज की 1 लाख लोग एक साथ आएंगे भी नहीं, और आएंगे तो 1 रुपए देके एक को शादी कर दिया। ये चीजें वहां तक वैलिड है, पर ये जो दूसरा है, जो स्कीम्स हम जब यहाँ पे बात कर रहे हैं, जब एक्चुअल में प्रॉब्लम आती है, वो तो बिजनेस करने के लिए था, ये था हमारा दूसरा, ये जो लोन में फंसे हुए। यहाँ पे अगर नंबर ऑफ क्वांटिटी बहुत रहेगा ना, तो इसमें दिक्कत क्या आती है पता है सर? किसी का डेट है 4 तारीख का, किसी का 6 तारीख का, किसी का 7 तारीख का, किसी का 10 तारीख का। आपने नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ा लिया लोन का, अब आपके पास 10 हो गया। सैलरी का डेट 1 है, पर जाने का डेट आपको इतना है। इसके अलावा सैलरी की डेट के पास जिसकी EMI होगी वो प्रॉपर जाएगी, वो प्रॉपर जाएगी, वो जो लास्ट में होगा वो हमेशा बाउंस होगा, हमेशा बाउंस होगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये करना चाहिए, जैसे सर बता रहे हैं, कि आप उसको क्वांटिटी को पहले, जो छोटे छोटे अमाउंट है ना, उनको खत्म करें, उनको पहले खत्म कीजिए, ताकि हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब अगर आप मान लीजिए कि 5 लोन आपके चल रहे हैं तो एक बड़ा लोन लेके 4 लोन खत्म करना ज्यादा आसान है, ज्यादा आसान है, ताकि आप यहाँ से तो प्रिपेयर रहें कि मुझे पर मंथ का जो बर्डन है वो बर्डन हैवी नहीं हो, बर्डन पर मंथ का बर्डन नहीं होना चाहिए, पर मंथ का बर्डन कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, है ना। तो फिर ये चीजें, दूसरा ये है होता कि सर जिनके रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर है वो खत्म करें अपन। हाँ, एक ये भी कर सकते हैं, जैसे होम लोन है, होम लोन अगर 30 साल का है, आप पूरा पेमेंट एक साथ नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो कोशिश कीजिए ना कि आप छोटे अमाउंट ना, जैसे जहाँ पे 17,000, 20,000, 18,000 का आपका EMI आ रहा है, आप कोशिश कीजिए कि अगर कभी पेमेंट आता है, अमाउंट आता है, तो आप 1 लाख रुपए सीधे सीधे डाल दीजिए। उससे क्या होगा, डायरेक्ट प्रिंसिपल अमाउंट से कम हो जाता है, तो आपको वहां पे बहुत बड़ा हेल्प मिलता है। और सर मेन चीज ये है कि अभी करते क्या है हम, जिनकी EMI बाउंस होती है उसमें बहुत बड़ा पार्ट रहता है कि ऑटो पेमेंट का ऑप्शन नहीं लगवाते हैं हम। हाँ। या हम ऐसे अकाउंट में लगवाते हैं जिसमें पैसा नहीं होता नहीं होता, हम कहते हैं हम उसमें ट्रांसफर कर देंगे, वहां से कट जाएगा। हाँ। और वो बाउंस चार्जेस है ना, बैंक अलग लेता है, फाइनेंस कंपनी अलग लेती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होता है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम बहुत पैसा दे देते हैं। इसलिए जिस अकाउंट में आपकी इनकम हो, जिस अकाउंट में आपकी सैलरी आती है, उसी अकाउंट से ऑटो डेबिट लगाइए, हमारे पास वो पैसा आएगा सर, वो ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो वो रेगुलरिटी पे मेंटेन रहेगी, और इवन आपको अगले लोन लेने के लिए भी सहूलियत रहेगी, क्योंकि आपका स्कोर मेंटेन रहेगा। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सर, कि जो नेसेसरी हो ना उसी पे करो, थोड़ा वेट कर लो, आपको सब कुछ मिलेगा। सारी चीजें अभी आज ही सब दुनिया थोड़ी खत्म हो रही है कि आज ही सब कुछ लेना है आपको। और लोन तो रीशेड्यूल बहुत अच्छा ऑप्शन है, मतलब आपको कर्ज जो आपके हैं उनको 3 महीने 4 महीने मॉनिटर करना चाहिए। अननेसेसरी क्यों लेना है, जब तक अगर पुराने प्रीवियस चल रहे हैं, तो एक बोल जाता है सर कि लोन है ना, लोन अगर लोन नहीं मिल रहा है ना, क्रेडिट कार्ड बने हुए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो भी वही है, वो क्रेडिट कार्ड ही है, लोन ही है, मतलब आप उसको लोन मान लो। कार्ड सर, वो अगर नॉर्मल बात भाषा में बोलो तो जहर है, वो स्वीट पॉइजन है। स्वीट पॉइजन जो होता है ना सर, वो खाने वाला भी मजे लेता है और खिलाने वाला भी मजे लेता है, और मरती हमेशा खाने वाले की, पर उसको कभी पता नहीं चलता कि मेरा इससे कुछ नुकसान हो रहा है। स्वीट पॉइजन है सर, जितना जल्दी क्रेडिट कार्ड हो, थोड़ा सा मैनेज अगर आपको नहीं करना आता उसको हटा दो। हाँ, तो ये छोटे छोटे लोन को मिक्स करके अपन बड़ा करते हैं, ठीक है, तो उससे मेंटल प्रेशर भी कम होगा, मंथली बर्डन भी आपको कम होगा। हाँ? है ना, तो ये होगा, और ब्याज दरों में भी अंतर आएगा, क्योंकि अभी होता क्या है कि अब कोई PL के लोन के चल रहे हैं सर, मतलब PL आपने लिया 18% पे, गाड़ी ली है,
तो आप होम लोन का टॉपअप बढ़ा के सारे लोन क्लियर करते हैं। बिल्कुल। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम, इनकम टैक्स में बेनिफिट, बहुत सारी सुविधाएं हैं, तो अपन ये कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि भाई मुझे क्या करना है, तो डेब्ट मैनेजमेंट के लिए भी आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले सकते हैं कि भाई कैसे मैं पे करूं, मैं उलझ चुका हूं। तो वो आपको गाइड कर सकते हैं कि भाई कैसे करना है, आपको कैसे पेमेंट करना है, कैसे खत्म करना है, और जितने जल्दी हो सके इससे बाहर करके तो लायबिलिटी पार्ट हमारा खत्म होगा और हम एसेट्स वाले पार्ट में जाएंगे। अब संपत्ति हमको बनानी है। नहीं तो आपको जो फर्स्ट में बताया गया है कि 75% टाइम आपके कर्जे में निकल जाएगा, वही होना वही होता है। फिर उसके लिए हाँ, दूसरे जगह या तो पैरेलल में आप किसी और जगह पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप दो जगह की इन्वेस्टमेंट अगर पैरेलल में स्टार्ट करेंगे ना, हाँ, तो आपके पास उतने पैसे नहीं रहेंगे कि ईएमआई के लिए सोचोगे दूसरा लोन के लिए, तो आपके साथ में चलता रहेगा और ये भी खत्म हो जाएगा, और उसके बीच में अगर कुछ अच्छा हो गया तो फिर आप हाँ, जैसे आप मान लीजिए अगर होम लोन नहीं चल रहा है आपका, तो वो 10% मैक्सिमम बता दिया मैं आपको, 9 से 10% की होम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और म्यूचुअल फंड है, मान लीजिए ETF है, अभी प्रीवियस वीडियो में अपन ने बताया हुआ है ETF के बारे में, है ना। म्यूचुअल फंड है तो बहुत सारे है जो 20% और 30% तक रिटर्न दे रहे हैं रेगुलर में। तो अगर मेरी EMI 15,000 रुपए की है तो मैं समझ लेता हूँ मेरी EMI 20,000 की है। हाँ। तो 5,000 रुपए की SIP मैं वहां करता जा रहा हूँ हर महीने। हाँ। तो जब मैं यहाँ पे 20 साल बाद यहाँ फ्री होऊंगा, उससे ज्यादा फंड मेरे पास वहां खड़ा रहेगा। तो अब ये समझिए कि मेरा जो मैंने इंटरेस्ट पे किया वो, और 5,000 रुपए के हिसाब से जो हाँ मैंने इन्वेस्ट किया वो, दोनों का टोटल जो इनकम होगी वो बराबर, इवन इनकम ज्यादा ही निकलेगा सर, बराबर ज्यादा हो जाएगी, तो वो वैसे ही फ्री हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छे मैनेजमेंट के पार्ट होते हैं सर। ये डेप्ट मैनेजमेंट के बारे में था हमारा टॉपिक। इसमें कर सकते हैं कुछ, अब इसमें सर मुझे लगता है कि कुछ प्लानिंग बनाना चाहिए, जैसे कि बजट बनाना, बजट कैसे बनाना है उसके बारे में प्लानिंग होना चाहिए। डेप्ट एनालिसिस करना चाहिए आपके, जैसे आपने बताया डेप्ट, हाँ, मतलब हर 3 महीने मेरे ख्याल से रीड शेड्यूल करके कि भाई बिल्कुल कहाँ अननेसेसरी EMI बढ़ रही है मेरी, और इवन आपके पास अगर ऑलरेडी EMI चल रही है तो नई लोन लेने के बारे पहले में 3 क्वेश्चन अपने आप से करना चाहिए। पहला, क्या ये जरूरी है? हाँ। क्या ये सच में जरूरी है? क्या मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूँ? अगर तीनों के जवाब हाँ में है तो आप ले लीजिए। हाँ। मुझे लगता है सर फाइनेंशियल प्लानिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर कोई इस चीज से उलझ रहा है ना, या कोई इससे फंस रहा है ना, तो फाइनेंशियल प्लानिंग जरूर करें, साइड में पैरेलल रखें सर। रीजन बताऊं क्या सर, मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो हम उलझ रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, अगर हम साइड से अगर कोई एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, चाहे वो 500 का ही हो, 200 का ही हो, वो सर आगे आने वाले समय में इतना बड़ा अमाउंट बन जाता है ना, जिसका आपको पता ही नहीं चलता है, बिल्कुल समझ में नहीं आता है। अच्छा, ये इतने उलझ रहे हो जितने चीजें, ये 200-500 रुपए में मैनेज आप कर सकते हो, पर आपको ऐसा लगता है ना कि जैसे इन्वेस्टमेंट की हम नाम लेते हैं ना, सबसे पहले दिमाग में यही आता है इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से करूँ। पर इतने सारा 1.5 लाख का मोबाइल यूज कर सकते हैं। एक बड़ा अच्छा किसी ने बोला था, एक बहुत अच्छी बात बोला था कि यार हम ना एक इंडियन मेंटेलिटी, मिडिल क्लास फैमिली में हम लोग में ये होता है कि जब भी हम बिजनेस के बारे में किसी को बोलते हैं ना, तो सब बोलते हैं कि मेरे पास 50,000 या 1 लाख रुपए मेरे पास नहीं है, 1 लाख रुपए मेरे पास नहीं, इतना पैसा कहाँ से, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। पर किसी भी घर में आज के डेट में किसी भी घर में जाइए, केवल मोबाइल की प्राइस बता रहा हूँ, केवल मोबाइल अगर 5 लोग रह रहे हैं ना, तो मिनिमम 2 लाख, 1.5 लाख का, 1.5 से 2 लाख रुपया या 1 लाख रुपए मिनिमम उतने का मोबाइल उनके घर में है। और वही 25,000 का चाय का कैफे या चाय का ये खोलने के लिए उनके पास बिजनेस करने के नहीं है, पर 1.5 लाख का पूरा मोबाइल यूज कर रहे हैं। वो साल में 20-25,000 चाहिए कि ना किसी का तो खराब होना ही है। कोई गुस्से हाँ। एक इंसान 2 सिम रख रहा है, उसकी रिचार्ज देख लीजिए, पूरा फैमिली का रिचार्ज देख लीजिए। मेरे यहाँ पर मैं 7 नंबर है, मतलब फादर मदर वाइफ सब मिला के 7 से 8 नंबर ईयरली रिचार्ज करा रहे हैं हम। तो आप समझिए कि वो 30-40 हजार के आसपास ईयरली में पहुंच रहा है। हाँ, नॉर्मल पहुंच जाता है। पर वही चीजें अगर ईयरली में अगर 20,000 या 10,000 का EMI का अगर कुछ बोलूंगा ना कि इन्वेस्टमेंट करना है आपको 10,000 का, तो 10 बार सोचेगा। 10,000 का इन्वेस्टमेंट, मैं यार इतना पैसे नहीं है, कहाँ से लाऊंगा। पर आप केवल इसी मोबाइल इसीलिए ज्यादा बोल रहा हूँ कि आज के डेट में सबसे ज्यादा हम हैबिचुअल इसी पे हो गए सर। लोगों की मेंटेलिटी क्या हो गई, मैंने एक बंदा उसको मैंने बहुत समझाया कि आप इंश्योरेंस ले लो, हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। क्यों लेना है? पैसा वेस्ट है। और इत्तेफाक देखिए कि कुछ महीने बाद उनकी पत्नी बीमार हुई, 3 लाख रुपए लगे। अब बताओ भैया, आपने सच कहा था, ले लेता काश में। हाँ। मैंने कहा ये काश जो है ना, ये काश पहले समझ में आना चाहिए था आपको। अब कुछ हो सकता है क्या? तो मैंने हाँ, अब ले लो, जब नेक्स्ट बार बीमार हो गए तो मिलेगा। हाँ। अभी तो नहीं होगा कुछ। नहीं, तो ये चीजें बहुत जरूरी है। आप उसको कैलकुलेट करोगे, आपको समझ में आएगा। 2-3 चीजें कैलकुलेट करने बोल रहा हूँ, ठीक है, सिटी में रहने के बाद जो एक्सपीरियंस है। पहला, मोबाइल का कैलकुलेट कर लेना, मोबाइल प्लस उसका रिचार्ज जो कैसे होता है, सिम का, ये 2 चीजें मैनेजमेंट।
दूसरा जो एक मेंटलिटी हो गया, हम इंदौर में रह रहे हैं, एक मेंटलिटी इंदौर में, सैटरडे संडे को बाहर में खाना बना रहे हो, गरीब हो सर। सैटरडे संडे महीने में 20 दिन बाहर। आप अगर, मैं बता रहा हूँ, लोग ना तुच्छ नजर से देख रहे हैं, सैटरडे संडे को घर में खाना घर में आ रहा है, मतलब आप गरीब हो, कंजूस हो, पैसे बचाना चाह रहे हो। भाई साहब आप एक बार जाना, एक बार आपको कैलकुलेशन करना, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पैसे का नहीं है, इसलिए कि एक बार आप जाते हो ना, 1000 2000 3000 का या 4000 का खर्चा हो जाता है। 3000 का या 2000 का भी मान लें तो महीने में अगर 2000 रुपए इसमें जा रहा है, तो 4 बार भी अगर आप जा रहे हो, मिनिमम 4 बार भी जा रहे हो, तो आपका सोच लो 8000 रुपये खर्चा होगा। वही 8000 रुपया अगर साल का कोई ऐसी स्कीम बताऊं जो साल में केवल 8000 रुपये खर्च करना है, आप नहीं करोगे, पर महीने में 8000 रुपये अननेसेसरी आप खर्चा कर सकते हो। अननेसेसरी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा के रखा हुआ, उसको मेंटेन, दिखावा जो सोसाइटी का है, दिखावा सर, और कुछ नहीं है। एक्चुअली हम जो लोन लेते हैं ना सर, तो लोन 2 प्रकार के हैं। हाँ। देखिए, होम लोन कभी बुरा नहीं होता, हाँ। प्लॉट का लोन कभी बुरा नहीं होता। बिल्कुल। तो आपका लोन एक्सपेंसेस वाला है कि आपका लोन इन्वेस्टमेंट वाला है, मैटर करता है, ये मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। मतलब अगर आपने मोबाइल फाइनेंस कराया, आपने कार फाइनेंस कराई, तो जो आपने खरीदा हुआ है उससे उसकी उस एसेट्स की वैल्यू डेप्रिसिएबल है। हाँ। उसकी वैल्यू गिरेगी। हाँ। पर आपने उससे भाई एजुकेशन लिया है, एजुकेशन तो आप एप्रिशिएट ही होगा, ठीक है। फ्लैट खरीदा है, प्लॉट खरीदा है, लैंड खरीदा है, एप्रिशिएबल एसेट्स है। इवन मैं कह रहा हूँ, आपने पर्सनल लोन लेके कुछ कंपनियों के शेयर्स खरीदे हैं, ये भी एप्रिशिएबल है, पर आपने उसको खरीद के पार्टी कर ली। मतलब मैंने देखा है सर, अब ऐड कैसे आते हैं, आप मालदीव का टूर ईएमआई में, आप यूरोप घुमाइए ईएमआई में, क्रेडिट कार्ड स्वैप कराए 1500 रुपए महीने की 7 साल की ईएमआई, हम आपको पूरा यूरोप घुमा देंगे, एक बार घूम के आ जा, और जैसे 7 दिन में यूरोप घुमा के इंडिया वापस, और 7 साल आपको भरना है। 7 साल वो लोग कहते ठीक है 1500 ही तो है। अरे खाने की मैं बात करूँ ना, एक चीज किसी से पूछा मैंने कि यार बार बार जाते हो, खाना अच्छा लगता है यार, बहुत बकवास बनाते हैं होटल में, वही एक ही चीज घिसी पीटी। अगर मैं बता रहा हूँ, बाहर का खाना में अगर पनीर हटा दिया जाए, अगर आप स्ट्राइक लग जाए कि 1 महीना पनीर नहीं मिलेगा, आप क्या खाओगे होटल में जाके, क्या खाओगे सर? 90% मेन कोर्स तो पनीर है, पनीर ही है ना, हटा दोगे। अच्छा, ग्रीन सब्जी शायद देखता ही नहीं है व्यक्ति, ग्रीन सब्जी देखते ही नहीं, कुछ भी नहीं उनके, तो ये तो घर में भी खाते हैं, ये तो घर में भी खाते हैं। अच्छा, लोगों को ना आधे, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनको पसंद ही नहीं है बाहर का खाना, उसके बावजूद भी क्यों जा रहे हैं पता है? क्योंकि वो दोस्त क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे। ये लोग केवल गांव में जो रहा करता था ना, अब ये सब उठ के इधर आ गए हैं। अब ये 4 लोग जो है ना, 4 लोग यहीं पे आ गए इंदौर में, मतलब सिटी में आ गए हैं, तो ये 4 लोग सब यहाँ पे देखना स्टार्ट। खैर ठीक है, ये सब चीजें छोड़िए, ये आपके मैनेजर, मुझे लगता है कि आप लोग इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए। आपका है वो, आपका पैसा है, आपके कॉल है। सर समराइज कर लें एक बार? बिल्कुल सर। ठीक है, डेब्ट मैनेजमेंट में पहले तो आपके पास अगर बहुत सारे कर्ज हो गए हैं तो आपको उसको मैनेज करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो जिनकी कम है, मतलब क्या ना, अमाउंट कम है, प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग, नंबर ऑफ क्वांटिटी, हाँ, आउटस्टैंडिंग अमाउंट कम है, उनको पे ऑफ करना है, हायर इंटरेस्ट वाले को पे करना है। और अगर बहुत सारे लोन चल रहे हैं तो उनको समायोजित करना, मतलब इनको नंबर ऑफ क्वांटिटी खत्म, एक बड़ा लोन लेके आप उनको छोटे छोटे खत्म कर सकते हैं। इससे आपका मेंटल प्रेशर भी खत्म होगा, मंथली बर्डन भी खत्म होगा। अपने लोन को इवेल्युएट कीजिए हर 3 महीने में। लेने के पहले रेट 10 जगह देखिए आप, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिल रहा है। और दूसरी बात, आप जो लोन ले रहे हैं वो आप बिल्कुल समझिए वो इन्वेस्टमेंट वाला लोन है कि डेप्रिसिएबल एसेट्स वाला लोन है। अगर आपको लग रहा है ऐसा कि भाई जो प्रॉपर्टी में या जो चीज में, देखिए हेल्थ के लिए ले लिया, शादी के लिए ले लिया, तो ये तो मतलब इसको इमरजेंसी वाले फंड हो जाते हैं, लोन कहला जाते हैं। पर आपने कार खरीदी है, बाइक खरीदी है, ये सब डेप्रिसिएबल है। मतलब अगर जो कई बार सर होता क्या है कि लोन 60,000 में भी कार आ रही है, बाइक आ रही है, पर मैं लोन ले रहा हूँ इसलिए मैं 1.5 लाख की ले रहा हूँ। हाँ, होता है, यही है। मतलब मैं अगर मेरे पास कैश होता तो मैं 50,000 की लेता। अब मैं लोन ले रहा हूँ इसलिए, अब फाइनेंस कराना ही है ना, ठीक है ना। अब उन्होंने कहा कि यार आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, तो मतलब 1 लाख में 900 रुपए की ईएमआई बढ़ेगी। उसको काउंट ही नहीं करते, पता क्या काउंट करते हैं, मैं बताता हूँ। सीधा काउंट करते हैं, सर ये 1 लाख वाला लेते हैं ना तो 3,000 का ईएमआई आएगा। हाँ। और 1.5 वाला लेते हैं ना तो 3.5 का आएगा। बस वो ये नहीं काउंट करते हैं 1,50,000 का, ये काउंट करते हैं 500 रुपए। वही 500 रुपए ठीक है, मैनेज कर लेंगे, पर 1.5 लाख वाला लेंगे। 1.5 लाख वाला लेंगे। वो पर लाख ना सर, अगर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है फ्लैट में, तो अगर अब अच्छा ये इंटरेस्ट का ही फंडा अपन बहुत अच्छे से समझाऊंगा सर मैं। हाँ। ये इंटरेस्ट ना लोगों को समझ नहीं आता। फ्लैट रिटर्न डाउन और ना वैल्यू समझ नहीं आती। लोग कहते 5%। एक बंदा ने उनसे कहा कि सर अभी ट्रैक्टर खरीदा गया है, करने का 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैंने कहा 5%? हाँ सर, वो 11% है फाइनेंस ट्रैक्टर। अब जो फ्लैट रेट है, मतलब आप
एक आज EMI भर रहे हो या फिर 5 साल बाद भर रहे हो, हाँ। रेट आपको जो आपका हुआ ना फाइनेंस हुआ है उस अमाउंट पर लगेगा। तो लोगों को ये समझ ही नहीं आता, समझ नहीं आता उनको। उन्होंने कहा कि यार 5% है, पर आपकी कार तो 8% है फाइनेंस है, हमारा तो 5% है फाइनेंस है। मैं कहा हाँ अच्छी बात है, क्या कहोगे आप? वीडियो बना, ये सारी चीजें सभी तरह का वीडियो बनेगा आपको, फाइनेंस से रिलेटेड सारी चीजें जो भी आपको इम्पोर्टेंट होना चाहिए वो सारी चीजों को डिस्कस करेंगे आज हम। और लोन के बारे में अगर कोई डाउट हो तो फिर कुछ आप भी सर, आपको फाइनेंस से रिलेटेड कुछ भी अगर डाउट हो आप बोलिए। जैसे कि ETF के बारे में किसी ने मैसेज किया था, इसीलिए हमने ETF का वीडियो पहले अपलोड कर दिया, आपने देखा होगा, तो वो हम लोग कर रहे हैं। अभी इसके बारे में हमारी बात होती है तो उनसे हम लोग ये कर रहे हैं। तो हमारी वीडियो तो चलती रहेगी, बनती रहेगी। अगर आपको भी कोई चीज के बारे में जानना है कि इसके बारे में आप लोग वीडियो बनाए तो वो भी हम पहले बना लेंगे। ठीक है सर, चलिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच।